ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन p orbitals. Okay, it is very easy. Okay, group number, which group number included in p block elements? Yes, group number 13 to group number 18, 13 से लेकर 18 तक। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो हम एक बोरॉन लेते हैं 13 ग्रुप का बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है इसका? यस, सबसे पहले यहाँ पे हीलियम 2s2 2p1। यस, हीलियम 2s2 2p1। और यहाँ पे लास्ट में चले जाए बराबर, तो आ जाता है नियॉन 10, उसका है हीलियम 2s2 2p6। तो इस पर से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 से शुरू होता है ग्रुप नंबर 13 में, और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जब ग्रुप 18 आ जाता है तो हो जाता है ns2 np6। ओके, नॉन एज पी ब्लॉक elements known as, friends, with S block together known as representative elements or main group elements। with S block together means S block और P block के एलिमेंट्स दोनों मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, या तो उनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, P ब्लॉक में जो ग्रुप 18 है वो सबसे अलग तरह का ग्रुप है। स्पेशल केस में हम उस ग्रुप को डिसाइड करते हैं। उसमें रहने वाले सारे गैस जितने भी हैं वो सब नोबल गैस बोले जाते हैं या इनर्ट गैस बोले जाते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, सो दे आर कॉल्ड इनर्ट गैस और नोबल गैस। व्हाई दे आर कॉल्ड सो? ओके, इट इज डिसाइडेड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? अभी हमने देखा, यस, ns2 np6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे हैव, एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीटली फिल्ड मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो अभी इसको ना किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूर है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूर है। सो दिस एलिमेंट डज नॉट गिव इलेक्ट्रॉन और टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स, सो दे आर कॉल्ड नोबल गैस और इनर्ट गैस। ओके, now discuss about group 16. Group 16 has name chalcogen elements, and group 17 element known as halogens. This both the group have highly negative value of electron gain enthalpy। फ्रेंड्स, ये जो दोनों ग्रुप है, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? फ्रेंड्स, आपके लिए ये वर्ड्स थोड़ा नया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इसको हम इसी चैप्टर में बाद में एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज द एनर्जी released when electron enters। जब इलेक्ट्रॉन एटम में, एटॉमिक ऑर्बिटल में बाहर से अंदर दाखिल होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जिसकी इसकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव रहती है क्योंकि अट्रैक्शन है, तो जितनी इसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी इतना ये शो करती है कि हाई अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। तो बोथ दिस ग्रुप 16 and 17 elements and high negative value of electron gain enthalpy, that shows that this group of elements attracts electron very easily। ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके -2 वैलेंसी शो करते हैं। जब ग्रुप नंबर 17 है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यह 7 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको इनर्ट गैस जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और -1 वैलेंसी शो करता है फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं लास्ट में मेटालिक कैरेक्टर। तो अब मेटालिक कैरेक्टर देखते हैं। तो ये 2 तरह से देखा जाता है कि पीरियड्स में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है। जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। कैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम सेकंड पीरियड में आ जाए तो सेकंड पीरियड का सबसे पहला एलिमेंट है फ्रेंड्स लिथियम, और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे आगे जाएंगे तो लास्ट में हमको मिलेगा नियॉन। तो लिथियम, बेरिलियम कैसे है? प्योर मेटल है। लास्ट में जब हम नियॉन पे आ जाएंगे, फ्लोरीन पे आ जाएंगे, तो ये सब कैसे है? नॉन मेटल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर गेट डिक्रीज्ड। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो उसका आंसर आएगा इंक्रीज। इन ग्रुप एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और इंक्रीज्ड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 वहाँ पे है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये ग्रुप में है, मैंने अभी ऐसे लिखा है लेकिन ऐसे ग्रुप में है। तो जो नाइट्रोजन है वो हम जानते हैं कैसा है? गैस है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस हमको कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन है। गैस क्या बोला जाता है? नॉन मेटल। ओके, और ये जो बिस्मथ है लास्ट वाला वो प्योर मेटल है फ्रेंड्स। तो हम क्या बोलेंगे इसको? जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे की ओर जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अगर ऐसा पूछा जाए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता है। कोई भी एक समझ लेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में हमको यहाँ तक दिया है। अब 1-2 और जी नीट के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हम ले लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकोजन्स फैमिली की तरह से जाना जाता है। निकोजन्स फैमिली। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? निकोजन्स फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 जो है उनको हम एरोजन्स फैमिली बोलते हैं। ओके, ये नाम अभी आपको याद रखने हैं। ऐसे नाम क्यों है ये सब हम बाद में, जब ये चैप्टर को एकदम डिटेल स्टडी करेंगे, पी ब्लॉक पार्ट 1 और 2, तो अब इन सब बातों को एकदम डीप में जाके डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ
इसका ऐसे बोल रहे जनरल नॉलेज या ओवरव्यू कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पी ब्लॉक इज ओनली ब्लॉक दैट कंटेन्स मेटल, सेमी मेटल और उसको दूसरा बोलते हैं मेटेलॉइड और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। फ्रेंड्स वंस अगेन, पी ब्लॉक इज ओनली ब्लॉक that contains metal, semi metals or metalloids and non metals, all types of elements, whereas S, D and F block elements are, all the elements are metals. Okay, now bonding, तो हम जानते हैं दो तरह के बॉन्डिंग होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। एस ब्लॉक में हमने देखा था कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हो वो लिथियम और बेरिलियम के अलावा बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आयनिक बॉन्डिंग रखते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। Okay friends, most of the elements forms covalent compounds. Okay, and last, total elements in P block. So there are six group, each have at least 6 elements plus 1 helium is एक्सेप्शनली एड इनटू पी ब्लॉक। ये भी हम पढ़ के आए। तो टोटल कितने हुए? 37 एलिमेंट्स इस ग्रुप में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल्स। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ Fe26, तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आर्गॉन 3d6 4s2 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आप ऐसा समझेंगे सर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4s में है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम आउटबाउ के रूल से देखेंगे तो सबसे पहले आर्गॉन के बाद में 4s आएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 18 + 2 20, और बाद में जो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं आफ्टर 20 वो जाएंगे 3d में। मतलब कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिट में है, डी ऑर्बिटल में है, इसीलिए हम उसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। इस तरह से देखेंगे तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका? चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आर्गॉन 3d6 4s2। तो इस पर से हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल है 4। अगर इसको हम लेंगे n, तो इसको क्या लेंगे हम? अगर ये n है आउटर मोस्ट सेल, हमने आगे देखा था पीरियड नंबर सोर्स आउटर मोस्ट सेल नंबर, और उसको हम n बोलते हैं। तो ये d के आगे जो वैल्यू मिलेगी वो हमको मिलेगी n-1। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो n-1d 1 to 10, d में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 10 तक, तो 1 to लेकर 10 तक, और ns2। इसमें भी फ्रेंड्स कहीं 1-2 एक्सेप्शंस है, इसलिए ऐसा लिखेंगे ns1 और 2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है?
चलिए ये भी देखते हैं। तो हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें। ओके, तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो एस और पी के बीच में है। कहाँ पे है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो लो रिएक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। खासकर ग्रुप 13 एंड 14th एलिमेंट जो है उसकी रिएक्टिविटी लो है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उनका क्या काम क्या है? वो एक ब्रिज जैसे है, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। मतलब जो हाईली रिएक्टिव एक प्रॉपर्टीज है उसको ग्रेजुअली स्लोली किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बाद में जब हम यहाँ डी पे एंड पे आते हैं, ग्रुप नंबर 12 में आते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लो रिएक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है वो सभी मेटल्स है, सभी मेटल्स है। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। ओके, अब इनका जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो किसी और ब्लॉक के एलिमेंट में नहीं है उसकी हम डिस्कस करेंगे। तो वो है कलर्ड आयंस एंड सॉल्ट। फ्रेंड्स, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स है वो आपको कलर्ड मिलेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। जैसे कि हमने देखा है CuSO4, ये आप जानते होंगे, 10th में हम पढ़ चुके हैं। कैसा रहता है? लाइट ब्लू कलर रहता है फ्रेंड्स। ओके, निकल का अगर कोई कंपाउंड लेंगे Na+2 आयन का तो आपको ग्रीन कलर का ही मिलेगा। इस तरह से कोबाल्ट का अगर कोई आप कंपाउंड लेंगे CO+3 वैलेंसी वाला फ्रेंड्स, तो वो आपको पिंक कलर में मिलेगा। मतलब हर एक आयन के लिए कोई एक डेफिनेट कलर उससे जुड़ा हुआ है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है। जब हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में देखा तो कहीं पे भी ऐसी बात नहीं की थी कलर्ड की, क्योंकि वहाँ के सारे जितने भी आयन्स हैं और जितने भी उनके कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर कलरलेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे वेरिएबल वैलेंसी। तो ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि हम Fe आयन के बारे में जानते हैं। आयन की दो वैलेंसी वेल नोन है, एक है Fe+2 और दूसरा है Fe+3। यस, फेरस एंड फेरिक आपने सुना ही होगा। चलिए, किसको फेरस बोलते हैं, किसको फेरिक बोलते हैं, 10th में हम पढ़ चुके हैं। यस, वेरी गुड। जो Fe+2 है उसको हम बोलते हैं फेरस, Fe+3 है उसको हम बोलते हैं फेरिक। ओके, सेम ऐसे ही फ्रेंड्स जो कॉपर है उसकी भी दो वैलेंसी है, एक है Cu+1 और दूसरा है Cu+2। तो नाउ यू कैन टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आयन। यस, yes, very good. Cu+1 is known as cuprous, while Cu+2 is known as cupric, जिसको हम कॉपर आयन से भी जानते हैं। कॉपर आयन उसी को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैटालिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। कैटालिस्ट का क्या काम क्या होता है? व्हाट इज द कैटालिस्ट? यस, कैटालिस्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो हमारे केमिकल रिएक्शन है उसका वेलोसिटी, वेग जो है, रिएक्शन रेट है, उसको इंक्रीज कर देता है। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन
जो हम पढ़ चुके हैं आगे 10th में, उसके एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। जैसे निकल है, उसको हम निकल या उसको बोलते हैं रैनी निकल। ओके, तो ये जो रैनी निकल है किस में यूज होता है फ्रेंड्स, याद कीजिए। यस, ओके, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट के लिए निकल यूज होता है। एक और भी कंपाउंड है, अगर आपको याद आ जाए तो V2O5, बहुत ही इंपॉर्टेंट था V2O5। किसकी प्रिपरेशन में V2O5 कैटालिस्ट यूज होता था? यस, वेरी गुड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो कई एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो भी कैटालिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। निकल की जगह प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारे भी हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है उसकी बात हम करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले हम एक और पॉइंट छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में यहाँ पे जाएंगे। ओके, वो है मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। मीन्स attracts towards the magnetic field। ये जो एलिमेंट्स है वो सारे, जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक ले जाएंगे तो ये सारे एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म। तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ये पैरामैग्नेटिज्म शो करने का कारण क्या है, ये अगर पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन सभी में एक एक्सेप्शन है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। वो एक्सेप्शन के अलावा बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज बिहेव्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, इसीलिए ये जो एलिमेंट्स है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एक्सेप्शन ऑफ ग्रुप 12 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कलर्ड आयन, वेरिएबल वैलेंसी और मैग्नेटिज्म। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 3। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जितने भी, उनके पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होते कलर्ड आयंस, वेरिएबल वैलेंसी एंड पैरामैग्नेटिज्म। अब जो हम एक्सेप्शन ऑफ ग्रुप 12 एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है जैसे कि जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है और लास्ट वाला है UUB। तो ये जो चारों एलिमेंट्स है बराबर से याद रखिएगा, एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये जो 4 है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिनते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड UUB आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, they are D block elements. Yes, it is right, they are included in D block elements, but they are not considered as transition elements. Why?
फर्स्ट ऑफ all these elements gives colorless compounds. ओके, कलरलेस कंपाउंड्स देते हैं, फिक्स्ड वैलेंसी रखते हैं। ओके, और ये सारे डायामैग्नेटिक है। What is the means of diamagnetic? Yes, diamagnetic is paramagnetism में हमने क्या देखा? Attracts toward the magnetic field। यहाँ पे होता है repels from magnetic field। तो देखिए सारे जो है ये ग्रुप 12 के एलिमेंट्स, वो जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो एक भी शो नहीं करते हैं। ना ही ये कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं, ना ही इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, और ये सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। इसीलिए इन चारों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिना जाता है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में गिना जाता है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ तक हमको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अब थोड़ा और ज़्यादा जी-नीट के लिए हम थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी बुक में नहीं डिस्कस की है, तो ऑल दिस एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड मेटल्स, वेरी हार्ड मेटल्स। ओके फ्रेंड्स, हमने एस ब्लॉक की मेटल्स में क्या देखा था? एस ब्लॉक मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट एंड they can easily cut with a knife or any sharp blade, but blade are made of these metals. Friends, blade are made of these metals. These metals are very hard and having very high melting point and boiling point. Very high. Fe है 1700 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बराबर। और एस ब्लॉक में हमने क्या देखा था? वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, कभी आपको ऐसा भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक मेटल्स एंड डी ब्लॉक मेटल्स। एस ब्लॉक में भी मेटल्स है, डी ब्लॉक्स में भी मेटल्स है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बराबर, डिफरेंस में देखिए एस ब्लॉक में सॉफ्ट है, ये हार्ड है, वहाँ लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। डी ब्लॉक में हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। फिर यहाँ हमने जो देखा कि एस ब्लॉक में कलरलेस आयन मिलते हैं, फिक्स्ड वैलेंसी है, मैग्नेटिज्म नहीं शो करते हैं, जबकि डी ब्लॉक में कलर्ड आयन मिलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी होती है, मैग्नेटिज्म शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए अभी जो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन देखा ग्रुप 12 एलिमेंट्स का, तो एक्सेप्शन ऐसा क्यों है वो हमारे एनसीईआरटी बुक में डिस्कस नहीं किया गया है। तो हम ये देखेंगे कि ये एक्सेप्शन हमको क्यों मिला। तो जो ट्रांजिशंस एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक डेफिनेशन है जो हम 12th में पढ़ेंगे। उस डेफिनेशन के हिसाब से उस जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी डी ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए? यस, पार्शियली फिल्ड या अनकम्प्लीट रहनी चाहिए। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड हो गई तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो शो नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जिंक। तो जिंक में हम देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गॉन 3d10 4s2 ऐसा मिलता है। मतलब कि जो ग्रुप 12 है वहाँ का अगर हम कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमको मिलेगा n-1d 1 to 10 ns2। ओके, मतलब कि यहाँ डी ऑर्बिटल जो ग्रुप 12 का एलिमेंट है उसमें कंप्लीटली फिल्ड है, और इसीलिए
ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं दिखाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लास्ट पॉइंट लेते हैं। डी ब्लॉक में एक ग्रुप ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट्स को कॉइनेज मेटल्स के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रुप है, कौन सी ऐसी मेटल्स है? यस, चलिए देखते हैं। Cu, Ag, NAu, ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11 देखिए, चलिए आप भी पीरियोडिक टेबल में देखिए। ग्रुप नंबर 11 में ओके, देखा आपने क्या है? सबसे पहले Cu, उसके नीचे Ag, इसके नीचे Au। तो ये तीन मेटल्स किस में यूज होते हैं? पूरा हिस्ट्री चेक कर लीजिए। जो कॉइन्स है, पहले Cu पे सबसे पहले तो गोल्ड कॉइन्स होते थे। सिल्वर कॉइन तो आज भी फेमस है। मंदिर में जब हम पूजा करते हैं तो ज़्यादातर सिल्वर कॉइन्स का भी यूज़ करते हैं। और जो गवर्नमेंट के कॉइन्स हमको दिए जाते हैं वो इसमें कौन सा मेटल रहता है? कॉपर। इसीलिए जो ग्रुप 11 के सारे मेटल्स हैं उसको हम किस नाम से जानेंगे? कॉइनेज मेटल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने डी ब्लॉक्स के एलिमेंट से उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। ओके फ्रेंड्स, अभी जो हमने टॉपिक लिया वो आपको बराबर समझ में आ ही गया होगा। तो अभी बारी है होमवर्क की। होमवर्क तो करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है। आप यहाँ तक पहुँचे, साइंस लिया, 10वीं में अच्छे रिजल्ट आपने प्राप्त किया, क्या कारण है? बराबर सोचे। हाँ, होमवर्क। जो लोग अच्छा होमवर्क करते हैं वही आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपके साथ कितने सारे ऐसे होंगे जिन्होंने होमवर्क बराबर नहीं किया होगा, आपकी कॉपी ली होगी, देख लीजिए आज वो कहाँ है। तो यहाँ वीडियो के एंड में मैंने आपको होमवर्क दिया है और कुछ MCQs दिए हुए हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट फ्रेंड्स। प्रैक्टिस तो करना ही है, प्रैक्टिस के लिए हम होमवर्क करते हैं, नहीं कि मेरे कहने पे आपको होमवर्क करना है। आपको परफेक्टनेस लानी है। एग्जाम में कोई टेंशन में नहीं रहना है। तो आप लिखिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे भी आप अच्छा लिख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ MCQ भी दिए हुए हैं, उसके भी प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट के वीडियो के एकदम एंड में उसके आंसर भी दिए हैं, बाद में उसके साथ आंसर कंपेयर कीजिए। पहले अपने तरह से उसको सॉल्व कीजिए, बराबर। गलत हो रहा है तो फिर से वीडियो देखिए क्या गलती हो रही है। और बाद में भी समझ नहीं आता है तो जब हमारा डाउट सेशन होगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे।